देखो ये गुस्सा मत करो, एक दिन महंगा पड़ेगा। एंड में पैरालिसिस हुआ, बिस्तर में पड़ गए, हगे बूते पड़े रहते थे। बेटा जा रहा है, बाप बोलेगा रे मेरी टट्टी साफ कर दो, बोला मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है। बेटी स्कूल का टाइम हो गया, बीवी अरे मैं खाना बनाऊं, बच्चे भी हैं छोटे, या आपकी टट्टी पेशाब उठाऊं, कोई आपकी केयर नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं गुस्सा करना है करो और बाद में सड़ो, और नहीं सड़ना है तो गुस्सा बंद कर दो। मोटापा को लोग डायरेक्ट रिश्ता लगाते फैट से, चर्बी, और उसका रिश्ता लगा देते तेल, घी, बटर। कोई रिश्ता नहीं। ये शरीर क्या करता है उसको जान लो। दाल खाएंगे, शान से बोलेंगे हम मिक्स दाल खाते, खाओ पागलो। पहली बात मैं बोलता हूँ, मेरे बाप का कुछ जानने वाला नहीं, मैं तो यहाँ खाली आपको जानकारी देने आया हूँ। मानना है मानो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ऑलरेडी सड़ रहे हो और सड़ो। मल्टीग्रेन बंद, मल्टी फ्रूट्स में क्या आते, मिक्स फ्रूट बंद, मिक्स दाल बंद, मिक्स सलाद बंद है। क्यों आता है मंदिर? तो बोला मैं अंधा हूं, भगवान तो अंधा नहीं, वो तो मेरे को देखते हैं। तो बात जब वो भक्त थाली में मिठाई, फल जो हम लोग अक्सर मंदिर में ले जाते हैं, तो वो सब थाली में लेके भगवान के सामने खड़ा हो गया। तो भगवान को बोला देखो आपके लिए फल, मिठाई, धन माने पैसा, ये सब मैं लेके आया हूँ, ये आपको अर्पण कर रहा हूँ, कृपा करके स्वीकारो। तो भगवान बोलते ये सब तो मेरी बनाई चीज है, ये मिठाई, ये धन, ये दुनिया की चीजें मेरी बनाई है, तू मेरे को मेरी बनाई चीज क्यों दे रहा है? ऐसी चीज जो मैंने नहीं बनाई, तूने बनाई है। तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसी चीज क्या है? बोला मैंने तो तुमको बुद्धि दी थी, तुमने उसके आगे कु लगा के कुबुद्धि बना ली, दुनिया भर के कुकर्म करते हो। उस तरह भगवान ने हर चीज उसके गिरा दी कि ये जो क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, ये मैंने तुमको टूल दिए थे इमरजेंसी में अपने बचाव के लिए। आपने क्रोध को बना लिया एक टूल ये दिखाने को कि जब भी झगड़ा हो रहा है और पास पड़ोस के लोग अगर इकट्ठे हो गए तो आवाज ऊंची कर देंगे। क्यों करें भाई? क्योंकि दिखाना है दुनिया को कि देखो मैं 30 मार खानू, मेरे से संभल के रहना। क्रोध इसलिए नहीं था, क्रोध था बचाव के लिए। कैसा बचाव? जंगल में गाय माता बछड़े को जन्म दे रही, वो बछड़े की गंध, लहू की गंध पाकर शेर खाने आता है, तो ये देखती कि बाप रे मेरे बच्चे को खा जाएगा, तो उसमें इतना क्रोध आ जाता है कि उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है और वो शेर को सींग से उठा करके पटक देती, वो उधर अधमरा होकर भाग जाता है। तो ये क्रोध का इस्तेमाल राइट होना चाहिए। आप लोग किस लिए करते हो? जरा जरा सी बात पे मैं तो महिलाओं को बोलता करो क्रोध, क्रोध खूब मजा है। फिर जब पैरालिसिस होगा तो बिस्तर पे ही टट्टी, पेशाब, खाना पीना, नहाना धोना सब बेड पे करना होगा। ये मैंने देखा है अपने रिश्तेदारों में, इसलिए बोल रहा हूँ। उनको मैं मना करता था। एक स्कूल टीचर थे, वो स्कूल में प्रिंसिपल थे, आदत पड़ गई हुक्म देने की, सबको हुक्म दो, कोई नहीं माना तो बड़ा गुस्सा आ जाए। तो उनको मैंने वार्न किया कि देखो ये गुस्सा मत करो, एक दिन महंगा पड़ेगा। एंड में पैरालिसिस हुआ, बिस्तर में पड़ गए, हगे बूते पड़े रहते थे। बेटा जा रहा है, बाप बोलेगा रे मेरी टट्टी साफ कर दो, बोला मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है। बेटी स्कूल का टाइम हो गया, बीवी अरे मैं खाना बनाऊं, बच्चे भी हैं छोटे, या आपकी टट्टी पेशाब उठाऊं, कोई आपकी केयर नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं गुस्सा करना है करो और बाद में सड़ो, और नहीं सड़ना है तो गुस्सा बंद कर दो। कुछ प्राप्त करने वाले नहीं आप। क्या प्राप्त करोगे? आर्थराइटिस, दूसरा हार्ट के प्रॉब्लम्स, तीसरे ये पैरालिसिस जो मैंने बताया, ब्रेन स्ट्रोक। तो ये सारी बीमारियां क्रोध की है। तो भगवान बोलते तू मेरे को थाली में मिठाई लेके आया बड़े अकड़ से, जहाँ तेरे को लग रहा था मैंने भगवान को कितनी अच्छी चीजें अर्पण कर रहा हूँ। भगवान बोल रहे ये सब तो मेरी बनाई, एक संकल्प लेके मैं बना लूंगा, मेरे को वो चीज दे। माने क्या दे दो? आपका गुस्सा है भगवान को दे दो, आपकी जलन है, जेलसी बहुत बुरी चीज है। जेलसी को एसिड बोला गया है कि जिस तरह एसिड लोहे को गला देता है,
उस तरह ये जेलसी हमारे द्वेष भाव बर्बाद कर देता है। एक पूरा का पूरा देश एक द्वेष भाव में बर्बाद हो गया है, उसका नाम है पाकिस्तान। उनको सिर्फ भारत से द्वेष था, उस द्वेष के अंतर्गत वहाँ की हालत देख लो क्या हो गई। तो भगवान बोलते हैं ये द्वेष, ये मत्सर, ये भय के ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। ये सब मुझे दे दे, मेरी बनाई वस्तु मुझे क्या दे रहा है। जैसे कि एक नहीं, खैर, तो कहने का अर्थ कि वो इस प्रकार भगवान को सामने जब खड़ा होता है और हम लोग भी जाते हैं अर्पण करते, वो भगवान को नहीं चाहिए, उनको चाहिए हमारे दुर्गुण, वो लौटाओ। उसके लिए बड़ी हिम्मत लगती, वो पैदा करो। तो ये हो गया एक स्टोरी गाय की। दूसरा शरणागति, वीरेंद्र भाई ने बोला, बड़ी ऊंची बात बोली। इस शरणागति के लिए एक कहानी बोलूंगा, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये किस्सा है महाभारत का। उस समय चल रहा था द्रौपदी चीरहरण, और सभा में सब एक से एक भगवान बैठे थे, कृष्ण भगवान से लेके सब भगवान ही थे वो लोग। और उन सबों के सामने, और पांचों पांडव जिनमें एक भीम है इतना शक्तिमान, सबके सामने चीरहरण शुरू करता है दुशासन। तो द्रौपदी को तो समझ आ जाता है कि इनमें से कोई भी नहीं हिल रहे, सब ऐसे बैठे, मतलब ये मेरी मदद करने वाले नहीं है। तो वो पहला घेरा निकलता है, तो द्रौपदी चुप खड़ी रहती। दूसरा घेरा निकालते तो कृष्ण भगवान को बोलती, एक कृष्ण, मैं तेरी रिश्तेदार हूं, तू मेरी सहायता कर। भाषा देखो, मैं तेरी। कृष्ण भगवान ऐसे बैठे थे, ऐसे ही बैठे रहते, जा भाड़ में, हिलते नहीं। फिर और एक घेरा निकल जाता है, अब भाषा बदल गई, बोलती, हे कृष्ण, मैं तो तेरी भक्त हूं, मैं तेरी शरण में हूं, तू मुझे बचा। भगवान मन में सोचते, बात करती है शरणागति की, और हाथ जो है साड़ी पकड़ के रखी है, दांत से भी साड़ी पकड़ के रखी है, काय की शरणागति, बैठे रहते। घेरे एक के बाद एक निकलते जाते, एंड में एक घेरा बचता है। तो फिर वो देखते कि कृष्ण भगवान तो हाथ हिला नहीं रहे, वो आंख बंद कर लेती और मन में बोलती कि हे कृष्ण, मैं तेरे शरणागत हूं। तब भगवान क्या देखते हैं कि उसके हाथ से साड़ी छूट चुकी है, दांत से साड़ी छूट चुकी है, अब उसको किसी अन्य का सहारा नहीं है। और इस जब अन्य का सहारा नहीं होता है तो वो शरणागति कहलाती अनन्य शरणागति, माने किसी भी अन्य की सहायता नहीं। ऐसे समय पलक झपकते भगवान आते और उसकी लाज बचा लेते। आप लोग की शरणागति कैसी है? कृष्ण जन्माष्टमी आई नहीं, गणपति सीजन शुरू होता बारिश के बाद, देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। 10 दिन पूजा करी, बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से, छू नहीं सकते बिना नहाए। वो सब तमाशा किया, 11वें दिन या 14वें दिन उठा के पानी में पटक दिया। उसके बाद अगर कोई पूछे, उसके बाद आ जाता है दूसरा त्यौहार। तो अब अगर पूछे भाई गणपति का क्या, कौन गणपति, सर ने बोलो उसका मैं कैसे पहचानूंगा, इतने गणपति है, भूल गए। बात करते शरणागति की, भक्ति की। शंकर भगवान का आया सीजन, हे महादेव, आप तो देवों के देव महादेव, उनको झाड़ पे चढ़ा दिया, उनका शेयर मार्केट एकदम ऊपर, गणपति का कोट भी नहीं होता है। और ऐसे में शिवरात्रि निकल जाती, जन्माष्टमी आती, वही, अरे आप तो योगेश्वर कृष्ण हो, भगवानों के भगवान हो। तो मेरा ये कहना, ऐसी शरणागति नहीं चलती। कैसी शरणागति चाहिए? कोई एक भगवान पकड़ो, भले वो फालतू से फालतू लोगों को लगे, कोई एक, ठीक, और उस भगवान को बोलो, देख मैं तेरे शरणागत हूं, तुझे मुझे अच्छे से रखना है रख, मारना है मार। मैं तो नहीं आई थी तेरे पास मांगने कि मुझे मानव देह दे दे, तूने ही दी अपनी मर्जी से, और फिर मैं कष्ट भोग रहा हूं, इसलिए मैं सारी तुझको रखना है रख,
उठा लेना है उठा ले, उठा लेगा तो मेरी झंझट निकल जाएगी, तकलीफें निकल जाएगी, नया शरीर मिलेगा। एक शरणागति करो, अनन्य करो। अनन्य माने किसी और की नहीं। जिस तरह आप लोगों ने जवानी में किसी से अगर आपका प्रेम रहा होगा या शादी के बाद प्रेम रहा होगा तो रात दिन शुरू में एक ही चिंतन रहता था, यहाँ खाना बना रही है, आटा गूंद रही है, चिंतन उसी का है। लड़कों का भी यही हाल है, एक ही चिंतन। खाना बना रही, माँ बोलती है अरे मरी तेरा ध्यान किधर है, हाँ ये तू पानी कहाँ डाल रही है, आटे में नहीं डाल रही, बाहर डाल रही है। कहने का अर्थ 24 घंटा उठते बैठते सोते जागते एक ही का चिंतन रहता था और आप कोई काम रोकते नहीं थे। ठीक उसी प्रकार अभी भी करना है। भगवान का आपके लिए साहब, गुरु नानक देव जी का या जिनका भी है, एक चिंतन करो, उन्हीं के चिंतन में रहो और सब काम करते रहो संसार के, तब अनन्य शरणागति होगी और आपको अनेक लाभ मिलेंगे। तो ये थोड़ा लीक से हटके बात थी। क्या सेशन पूरा है या और लोग आने, फिर मैं चिकित्सा पे जाऊं? उसके बाद आप लोग जब तक प्रश्न पूछ लीजिए। जैसे आपने बताया कि शरणागति एक के लिए होनी चाहिए, तो हर किसी के आगे माथा टेकना चाहिए? टेकना चाहिए। क्यों? आपने शादी करी है? जी। हाँ जी। देव कौन है आपके? इष्ट कौन है? पति परमेश्वर। तो आप ये बोलोगे कि खाली मैं पति परमेश्वर के शरण रहूंगी, माँ को बोलेगी जाओ अपना खाना बनाओ खाओ, बाप को, सास को, ससुर को, किसी और को नहीं करेगी, सबका करना पड़ता है। तो प्रेम एक से, अनन्य शरणागति एक से, बाकी को उनका रिस्पेक्ट देना है। इसलिए हर भगवान को पूजना है। जो घर में पूजा जाता है, मन होता है पूजो, नहीं होता कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक भगवान के प्रति अनन्य शरणागति अत्यंत आवश्यक। अब मैं ये बोल दूं कि आपने देखा होगा कि मैं लेक्चर शुरू करने के पहले हाथ जोड़ता हूं। मेरे को क्या क्या कमेंट्स मिलते थे, अरे डर गया इसलिए भगवान को याद कर रहा है। कोई बोलता था पानी भी रख लिया, देखो देखो पानी भी रख लिया, गला सूख रहा है डर के मारे, पानी भी पी रहा है। लेकिन मैं क्या बोलता था वो सुनो। मैं बोलता था हे भगवान, ये शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और ज्ञान आपने दिया है, ये व्याख्यान मैं कैसे दे सकता हूं? आप ही आओ और जो बुलवाना है बुलवाओ। उस कारण से मेरी बोली हुई चीजें यहाँ पे फिट होती हैं, हृदय को महसूस होती हैं। अगर मैं भगवान को मानूं ही नहीं, अरे कौन हो तुम, और लेक्चर दूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे स्वामी रामसुखदास जी बोले बंदूक दो तरह की होती, एक फटाके वाली और एक असली। फटाके की बंदूक शोर करके खत्म, कोई शरीर को ये नहीं पहुंचती हानि, लेकिन असली बंदूक मारो तो वो शरीर को घुस जाती है और ये पैदा करती है। तो वो फर्क है। खाली हर कार्य में भगवान को ना लूं तो मेरी भाषा क्यों आपको पटेगी? अभी आप में से किसी ने, कितनों ने 15 घंटे वाला उपवास किया है? आपसे कोई करवा सकता है ऐसा उपवास? अगर कोई बोलता कि भाई कल एकादशी है, आपको उपवास रहना है, करते? टिकते? सवेरे से चालू हो जाते, चाय लाओ, उपवास है, उपवास में चाय चलती है। फिर काली चाय पे नहीं सेटल होते, खाने को लाओ, उपवास में साबूदाना खिचड़ी चलती है और दुनिया भर के पदार्थ खा के पेट भर के बैठ जाते। काय का उपवास? क्या मिलेगा लाभ? 15 घंटे आपने उपवास रखा, उसमें से ईमानदारी से देखो, यहाँ कोई मेरे को खुश करने की जरूरत नहीं है और मैं खुश होने वाला भी नहीं आपकी स्तुति से। आप ईमानदारी से बताइए कितनों को पहले दिन का ही लाभ महसूस हुआ है? हाथ खड़े करिए। ठीक, पहले ये, या ऐसा पूछूं कि कल के अपेक्षा आज आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है या कोई फर्क नहीं है? हाँ, तो हल्का है, वो हाथ ऊपर करो ना। देखो मैं फीडबैक लूंगा तो आगे काम आएगा। आप नहीं, और दूसरी बात ईमानदारी, मेरे को खुश नहीं करो, मेरे को किसी चीज से खुशी नहीं होती, क्योंकि हम उस अवस्था में पहुंच चुके कि हर चीज से कोई लेना देना नहीं, एक ही भाव है, आपका भला हो जाए।
और जब तक वो भाव रहेगा तब तक मेरे शब्दों में ये रहेगी, क्या कहते हैं उसे, हाँ, शब्दों में असर रहेगा। और अगर मैंने नहीं किया वो शरणागति तो मेरे शब्दों का कोई फर्क पड़ना नहीं है, पल्ला झाड़ सत्संग हो जाएगा। तो अब ये बताओ, जीवन में जीना है, महिलाओं के लिए खास करके बोल रहा हूँ, आप लोग को कितनी बीमारियां होती, और वो बीमारी का कारण क्या है कि सवेरे उठी, लेटरिन लगी, पेशाब लगी है, जा रही है, पीछे से आवाज आई, मम्मी स्कूल का टाइम हो गया, डब्बा तैयार है, हस्बैंड का आएगा, ऑफिस जाने का है, जाते हुए आप लोग लौट के आके खाना बनाती हो। कोई वेग मत रोको, वेग रोकोगे घर के किसी मेंबर में उपकार नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा, वो नोट भी नहीं करेंगे कि आपने उन पर कितना उपकार किया। वो तो बोलेंगे क्या है तुमको बीमारियां होती, तुम कैसी हो, क्या है, हमको तो नहीं होती। वेग मत रोको सवेरे उठते साथ। दूसरा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव है, तो वो लेक्चर मेरे इच्छा है कि संदीप साहब बोले कि क्या करो, एंडोक्रिन सिस्टम। तीसरा, आपको भी पेट है, आपके शरीर में और आपके पतिदेव के शरीर में, सासूबाई के शरीर में कोई फर्क नहीं। भगवान की न्याय देखो, जो शरीर भगवान सतयुग में देते थे लोगों को, ठीक वही शरीर दिया है। क्या ऐसा आपको लगता है कि सतयुग में भगवान राम अलग तरीके से हंसते थे, अभी हम लोग अलग तरीके हंसते? हंसना, रोना, भोजन, निद्रा, इसमें भगवान में, सतयुगों में और आज के मनुष्य में कोई फर्क है? तो भगवान ने अपनी तरफ से पूर्ण जस्टिस करी, पूर्ण न्याय दिया है। गड़बड़ आपकी है, अगर आप बीमार हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपको ये देखना है, अपना शरीर देखोगी तो बाकियों को लालन पालन कर सकोगी, अपना शरीर नहीं देखोगी तो बीमार जिस दिन ज़्यादा पड़ जाओगी उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट, बाहर से खाना आ जाएगा होटलों से, वो ना हो। थायराइड अब अभी तमाशा देखना है तो देखो भैया, ये साइड के लोग इस तरफ जिनको थायराइड की बीमारी, हाथ खड़े करो। इस तरफ जिनको थायराइड की बीमारी है, हाथ ऊपर करो। थायराइड की गोली जो लेती हैं, खाली एक, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, टेस्ट नहीं हुआ होगा, पर गोली जिनके टेस्ट हुए। देखो, थायराइड की बीमारी सिर्फ महिलाओं को ज्यादा है, और वो क्यों होती, उनको दोष नहीं है, महिलाएं बहुत अच्छी हैं, इसीलिए तो भगवान का नाम लेने के पहले सीताराम और लक्ष्मी नारायण बोला जाता है, पहले देवी का नाम फिर देवता का नाम। आप बहुत अच्छी हो, आप मजबूरी में बिगड़ी हुई हो। मजबूरी कैसी कि आपको कुछ बेटे ने गलती कर दी, बाप से छुपाना है, तो आप झूठ बोल जाओगी। वो बोलेगा नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तो बोले कसम खाती हूँ। कहाँ कसम खाने के लिए कहाँ हाथ लगाती हो आप? गले में। इधर ही थायराइड होता है। हाँ, झूठी कसम, मन में एक, जबान पे दूसरा, जीभ पे दूसरा, मन में खोपड़ी में अलग विचार चल रहा है, बोल रहे दूसरा। ये झूठ, बात घुमाना, ये सब बंद कर दो, थायराइड नहीं होगी। ये लोग झूठ नहीं बोलते, क्यों? ये फायदा लेते अभी इसका रिश्ते का, कि इनको मालूम है मैं हस्बैंड हूँ, मैं बोलूँगा चली जा घर से तो बेचारी डर के मानेगी, इसलिए सब इनके ये भी झूठ बोलते, लेकिन ये डरते नहीं। इसलिए इस समाज में थायराइड कम, यहाँ पे थायराइड बहुत ज़्यादा। तो थायराइड से आपको बचना है। और दूसरा, 15 घंटे का नियम है ना, वो आपके हस्बैंड भी यहाँ होंगे, उनको बोलो ये हमको भी पालन करना है, तुमको करना है तो करना है, करो ना करो, लेकिन हमको पालन करना है, हमारा शरीर अदरवाइज स्वस्थ कैसे रहेगा। तो 15 घंटे का नियम करिए। जोड़ों की कुछ बीमारियां उसके बाद बताएंगे संदीप जी। वो महिलाओं के सबसे झंझट रहती इनकी मासिक, तो उसका वीरेंद्र भाई बोलेंगे क्या?
आप बोल देंगे। नारी संजीवनी, हाँ हाँ वो बोल देंगे। आप बोल दें। तो देखिए, जब आप बोलोगे तो क्या क्या कवर होगा। दूसरा, आजकल लड़कियों को बहुत, पहली बात, बहुत जल्दी ये आ जाती है, हाँ मासिक, हाँ जल्दी आ जाती है, प्यूबर्टी जल्दी आती है। दूसरा, इन लड़कियों को फाइब्रॉइड्स और ओवरियन सिस्ट होते। तीसरा, इनका एक का भी मासिक नॉर्मल नहीं है। अगर मैं उनको 5 क्वेश्चन पूछूंगा तो 5 में सही फुल मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उस मासिक को सुधारना है। संदीप भाई, आप कुर्सी लेके ऊपर आ जाइए। तो इनके मासिक ठीक कर लें। जिस स्त्री का मासिक ठीक नहीं, वो कभी निरोगी और प्रसन्न रह ही नहीं सकती। ये ध्यान रख लो, लिख लो अपने घर में दीवार पे। जिस स्त्री का मासिक ठीक नहीं, वो निरोगी और प्रसन्न रह ही नहीं सकती। और बोलती है कि मैं रहती हूँ प्रसन्न निरोगी, तो झूठ बोलती है। मासिक का और स्त्रियों का क्या समस्या क्यों है, एंडोक्रीन ग्लैंड को रिलेट करते हुए ये बताएंगे। आप कब ले रहे हो लेक्चर? वो ये भोजन के बाद, आज के भोजन के बाद। ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक। और दूसरी, मोटापा तो यहाँ दिख नहीं रहे, सब अच्छे दिख रहे हैं। किनको जिनको ज़्यादा होगा वो एक बात बता देता हूँ। मोटापा को लोग डायरेक्ट रिश्ता लगाते फैट से, चर्बी, और उसका रिश्ता लगा देते तेल, घी, बटर। कोई रिश्ता नहीं। ये शरीर क्या करता है उसको जान लो। ये शरीर, आपने गेहूं खाया, माने उसे अनाज बोलते, अनाज खा लिया ज़्यादा, कितना ज़्यादा, माने जो शरीर खर्च नहीं सकता उससे ज़्यादा। फल खा लिए, दाल खा ली, सब्जियां खा ली, जितनी शरीर इस्तेमाल नहीं करता उससे ज़्यादा। तो अब जितना शरीर यूज कर लेता है वो तो ठीक, बचे हुए को क्या करेगा? आप लोग जरा विचार करिए। आपने तो ज्यादा खाया, जितना खर्च होता है उससे ज्यादा, बचे हुए को क्या करे शरीर? उसके पास एक ही उपाय, एक ही रास्ता है, वो उसको ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। ट्राइग्लिसराइड माने फैट, माने चर्बी, और वो यहाँ जांघों में, कमर में, इस जगह इकट्ठा कर देता है। आप हो जाते हो मोटे। और उपाय सॉल्यूशन क्या देखते हो? फैट का कंजम्पशन कम कर दूं, कुछ नहीं होगा, जितने हैं उतने ही रहेंगे और मोटे हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? तो ये जो सवेरे का नियम बताया ना, 15 घंटे, ये 15 घंटे वाला आपका फैट डिसॉल्व कर देगा। हाँ, मीठा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मीठा क्या है? शुगर है। तो कहाँ, मेरा एक कहना, हम 4 ही चीज खाते हैं, अनाज, दाल, फल, सब्जी, और उनमें भी अगर साइंटिफिक भाषा में जाएं तो हम 3 ही चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या अनाज, दाल, फल, सब्जी जितना खर्च करते हो उससे ज़्यादा शरीर मुंह में डाल दिया, मुंह से पेट में डाल दिया, तो शरीर भी बहुत चालाक है। वो क्या करता है, जितना खर्च होता है वो कर देता है, बाकी का उठा के फैट बना के रख देता है। इसमें मीठा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। 3 ही चीज संसार में, कोई अगर ये 4 के अलावा खाता है तो बताओ भाई, अनाज, दाल, फल, सब्जी के अलावा और कोई खाने वाला है इधर? तो हाथ, हम भी उनके दर्शन करें, धन्य हो जाए। हाँ, है ही नहीं। खाने की वस्तु ये 4 के अलावा नहीं है। फिर पीने की वस्तु है पानी, और ये 4 को भी साइंस की भाषा में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो ज़्यादा नहीं खाओ। ये 2 बार खाने का विधान का पीछे का एक और कारण ये था, दिन भर बकरी जैसे चरोगे तो मोटे होंगे, 10 बीमारियां होंगी। 2 टाइम में अगर आपको बांध दिया फोर्स से, तो आप मेरे को अभी गाली दे सकते हो कि क्या है, उपवास करने लगा है, लेकिन 6 महीने बाद बोलोगे नहीं भाई, जीवन बदल दिया। वीरेंद्र भाई, महिलाओं का मासिक का आप बोलना चाहेंगे या दवाई दे के ट्रीट कर देंगे? और दूसरा, इनका एंडोक्रीन ग्लैंड से संबंधित सारे विकार और उनके प्रभाव और उनका कनेक्शन
हमारे पूर्वजों ने जो दिया। ठीक ठीक ठीक, कराइए ना, क्या? हाँ बिल्कुल करा दीजिए, क्यों बैठे रहे। मैं चाहूंगा राम बाबू जी हमारे बीच में आए हैं तो अरे वेरी गुड, अभी मैं भारतीय भोजन में ही बोलने वाला हूँ। प्लीज टू मीट यू। अरे भैया प्लीज प्लीज। तो ये राम बाबू जी का जो अभी उतरते ही इन्होंने अपने हाथ से बने हुए कुछ उतरते, हम स्वागत तो करें ना करें, लेकिन हम सब जो बाहर खड़े सबके मुंह में अपने हाथ से डाल के खिला के आए हैं। तो मैंने आपको बताया था ये पैशनेट खिलाने के बारे में। तो अभी ये हम सबको कल बना के खाना खिलाने भी वाले हैं। बहुत अच्छा। और बहुत बड़े बड़े विवाह है जिन्होंने भारतीय पद्धति से किए हैं, उसमें भोजन जो है भारतीय तरीके से बनाने के एक्सपर्ट भी हैं। वो सारे फैक्टर आप जो टीवी में शो भी आता है इनका, अच्छा, वहाँ आंध्रा तेलुगु में। तो आज हमारे बीच में आए हैं, तो हम सब तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। आपने गैप दिया तो मैंने ये मौका लिया कि 2 मिनट। नहीं, बहुत अच्छा किया भाई, मेहमान आते उनका पहले सत्कार होना चाहिए। जी जी। तो राम भाई बैक बेंचर है, कह रहे मैं बैक बेंचर हूँ। हाँ नो, मैं तो अभी आया ना, मुझे कोई स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं है, इसे अभी मालूम पड़ा। कुछ नहीं, आई ऑलवेज थिंक शुरू किया बिकॉज आई बॉर्न एंड ऑल बॉट अप फ्रॉम, मैं पैदा हो गया डीप साउथ में, इसीलिए बचपन को हमको हिंदी ऐसे एक भाषा है इसे पता नहीं है। मैं कब कॉलेज को हो गया वो टाइम में पता चला, बट मगर मौका नहीं मिला। अभी वीरेंद्र जी भाई को दोस्त होने के बाद उधर से तोड़ के ले रहा हूं मैं हिंदी कुछ ना। मैं ऐसे चोरी करते लेता हूँ, मेरा जिंदगी पूरा चोरी है। किधर भी जाए तो इधर से चोरी करता हूँ, किचन में जाए तो दैट्स माय मेडिटेशन सेंटर। या मैं रसम बनाता हूँ, भगवान मौका दे दे ना मेरे को, आई एम द ब्रह्मांड। मैं क्या पकाता हूँ वो खा के सप्त धातु हो जाते हैं, सृष्टि हो जाते हैं। इसीलिए कौन पकाता किचन में, वो पूरा ब्रह्मांड। यस ऑफ कोर्स, दैट्स अ पर्पस वी आर हियर इन द धरती के, उसके लिए आया हम। वो भूल गया रास्ता, दूसरा पकड़ लिया। इसीलिए साहब आया, he will pulling your legs and put him into the proper path। इसीलिए आया साहब, इसीलिए ध्यान से सुना ना, रास्ता अच्छा रास्ता पकड़ के जाना। कभी को भी कुछ ना कुछ गलत है तो फिर आके साहब से पूछना। यही जिंदगी का परमार्थ है। अच्छा, कोइंसिडेंटली मैं बोलने वाला था भोजन पर ही, पर अब आपकी परमिशन होगी तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। नहीं, प्लीज, वी आर ऑल सेम शिव तत्व। ठीक, आप कौन है, मैं कौन है? भोजन पे दो साहब, आप कौन है, मैं कौन है, वही बोल रहा, वही बात कर रहा, वही सुन रहा। दैट्स अल्टीमेट ट्रूथ। तो वर्मा जी, आप जो भोजन बनाने के लिए बोल रहे हैं वो उस बनाने के एक्सपर्ट हैं। हाँ, आप बताने के एक्सपर्ट हैं। उनको भोजन रस, हाँ, यू कैन हियर मी। हाँ भाई, आपने लालच दिला दिया रसम शब्द बोल के, और रसम के साथ बड़ा भी बोल दो, कल रसम बड़ा हो जाए। हाँ, वो उन्होंने 15-20 किलो पहले से भेज दिया है बनाने के लिए, हैदराबाद से ट्रांसपोर्ट से। कल ये बनाकर खिलाने भी वाले हैं हमको, वो आके उसके लिए तैयार होकर आए हैं अभी, तो कल मिल जाएगी वर्मा जी। तो आप जो भी आपका सेशन है अभी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। देखिए, हम सबों को कभी किसी को खट्टा, किसी को मीठा, किसी को तीखा अच्छा लगता है। तो ये 6 रस हैं। आवाज पीछे तक आ रही भाई लोग? हाँ, लास्ट पर्सन उस साइड में आवाज पहुंच रही?
तो वहाँ गप्पे क्यों हो रही है, मुझे डिस्टरबेंस होता है। नो टॉक। देखो मेरा शरीर सेंसिटिव है, उम्र भी सेंसिटिव है, 80 प्लस है, तो मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगी तो बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, और डिस्टरबेंस दोगे तो मेरी श्रृंखला टूटेगी, आपको उतना कम मिलेगा, मैं भूल जाता हूँ, शॉर्ट लिव्ड मेमोरी बहुत खराब हो चुकी होती, लॉन्ग टर्म सब याद है, पहले का सब याद, तुरंत का कुछ याद नहीं रहता। ये सबों को होगा, बुढ़ापे में सबको होगा, इसलिए डिस्टरबेंस नहीं करो, दरवाजा बंद कर दीजिए। जो भी है, हम में से हर एक को कोई ना कोई रस पसंद है, किसी को खट्टा, किसी को मीठा, किसी को 2, किसी को 3, लेकिन आवश्यक है षड रस, 6 रस। अब उस विषय पे हम बात करेंगे, षड रस पे। तो पहले ये देखा जाए कि बीमारी क्यों होती। तो बीमारी होती है वात, पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ जाने से। इनको ठीक कौन करता है? षड रस। और भारतीय भोजन में पहले षड रस इंक्लूडेड था। अब विज्ञान की भाषा थोड़ी बोलूं, वो भी जरूरी है। तो हमको 18 तत्व लगते हैं, जैसे लोहा लगता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कैल्शियम लगता है, हड्डियां खराब हो जाएंगी, मैग्नीशियम लगता है, मसल्स पेन होंगे। तो ये ऐसे 18 लगते हैं, और वो 18 के 18 हमको प्राप्त होते हैं अनाज, दाल, फल, सब्जी से। लेकिन अगर सीजन में उगी सब्जी खाओगे तो ये पूर्ति होगी। और अगर टीवी देख के या ये देख के आप रहते हो भारत में, मंगाते हो इटली की लाल शिमला मिर्ची, पीली शिमला मिर्ची, उधर का ऑयल, ऑलिव ऑयल, जिस धरती पे रहती हो, राजू भाई के शब्द बोल रहा हूँ, उस धरती के 20 किलोमीटर के रेडियस में जो अनाज, दाल, फल, सब्जी पकता है, 50 किलोमीटर ले लीजिए, वो तो आपके शरीर के रोगों को दूर करेगा, वो आपकी क्षति को भी पूर्ति करेगा। ये बाहर से मंगवाओगी, जैसे कोई शिमला का व्यक्ति आके यहाँ बस जाए तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन कोई गर्म देश के, राजस्थान का आके यहाँ बस जाए और वो राजस्थानी उत्तर प्रदेश में खाए, उत्तराखंड में खाए, बीमार होगा। तो पहले ये आपको अनाज, दाल, फल, सब्जी जो सीजन की मिलती वो पेट भर खाइए। सारे एलिमेंट्स जो 18 मैंने बताए उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद ये पक्का ध्यान रहे कि आपका वात, पित्त, कफ बिगड़े ना। वो बिगड़ने से ही, एलोपैथी उसको अलग भाषा में बोलेगी, आपको निमोनिया हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया। लेकिन आयुर्वेदिक एंगल से, चश्मे से देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि वात, पित्त या कफ, 3 में से कोई बिगड़ा है। फिर इसको सम कौन करता है? षड रस। इसकी वैल्यू आप लोग को, महिलाओं की ओर देख के मैं बोल रहा हूँ, आप लोग परवाह नहीं करती, खाली ये देखती इन लोग को क्या पसंद है। अरे इनको तो कचरा ही पसंद है, इनको मीठा पसंद है, इनको नमकीन तीखा पसंद है। आप अगर षड रस पूरे नहीं दोगी तो इनका वात, पित्त, कफ का बैलेंस बिगड़ेगा। नतीजा क्या होगा? अनेक बीमारियां होंगी। अब क्या आगे बताता हूं। जो खाली एक रस का सेवन करते, एक रस का, कोई है कि मीठा ही पसंद है, मीठा खाते हैं, तो कोई तीखा, कोई खट्टा वगैरह वगैरह, तो एक रस का सेवन आप करोगे तो 100% गारंटी है आपकी बीमारी होगी। कई महिलाओं से देखते हैं कि वो बड़े शान से बोलती है, मेरा बेटा कशैला नहीं खाता, कड़वा नहीं खाता है, बड़े शान से। वो बेटे को भी लगता है मैं विशेष हूँ, बाकी बच्चे तो बेवकूफ़ लोग करेला खाते, मैं करेला नहीं खाता हूँ। जहाँ आपने एक भी रस की कमी करी, तहाँ मेरा ये सेंटेंस याद करना, बीमारी होती वात, पित्त, कफ के संतुलन बिगड़ने से। वात, पित्त, कफ का संतुलन ठीक करता है षड रस, इसलिए आपके भोजन में 6 के 6 रस होने चाहिए। कौन कौन से हैं थोड़ी जानकारी दे दूं, अगर पता है तो मैं इसको स्किप कर दूं। बताइए। देखिए, वात,
अगर जो घुटने के दर्द वाले वो वात रोगी हैं, उनको मीठा खारा ये फायदा करेगा, तीखा कड़वा नुकसान करेगा। पित्त वाले, पित्त की पहचान क्या? उनको तेज पंखा चाहिए, उनको सवेरे लेटरिन में जाते ही साथ पेट साफ हो जाता है। वात वाला घंटों बैठा रहता है। तो पित्त वाला, जिसको टट्टी जाते ही साथ साफ होती है, वो पित्त प्रधान व्यक्ति है, उसको कड़वा कशैला फायदा करेगा, तीखा खट्टा नुकसान करेगा। और कफ वाले कड़वा तीखा फायदा करेगा। कफ में मिर्ची भी खिलाई जाती है, तो जिनको बच्चों को कफ है उनको कड़वा तीखा खिलाओ, उनको मीठा खट्टा नुकसान करेगा, वो और कफ बढ़ा देगा। ठीक, अब खट्टे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी आपके रिवीजन के लिए खट्टे के उदाहरण है इमली, छाछ, नींबू, आंवला। मीठे के उदाहरण है शहद, गुड़, गन्ना, फलों के रस, खारा, नमकीन। ये तो आप लोग उसके बिना रह ही नहीं सकते। उसको क्या बोलते? नमकीन ही बोलते ना, नमकीन, सेव नमकीन, ये भुजिया। दिल्ली में मैं था 1 साल, हाँ, दाल मोट भुजिया। दिल्ली को देख के मैं पागल हो गया था। 1 ही साल क्लिनिक चलाई, बंद करके भाग गए। अरे बाप रे, 2 कदम पे चाट पकौड़ी। कार से उतरे, 20 लाख की कार है, उतरे, सड़क में खड़े हो गए, 2 ने लेके, ओ भाई वो पानी पूरी देना। उसको शायद गोलगप्पा या क्या, गोलगप्पा बोलते वो। तो ये सारे के सारे नमकीन हार्मफुल 2 तरह से। एक आपका भारतीय भोजन जो हम लोग यहाँ खाते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा लगता है, वो पेट से निकल जाता है, हजम हो जाता है। जहाँ नमकीन डाला, ध्यान से सुनो, अनेक घरों में मैं गया हूँ, मेरे को पोहा ला के देते, पोहे के ऊपर सेव डाल देते। अब पोहा 1.5 घंटे में पच जाता है और सेव 4 घंटा 5 घंटा लेता है। कहीं कहीं इसके आगे भी हैं, थोड़ी चीज़ भी भुरक देते। पोहा 1.5 घंटे में पच गया, नमकीन 4 घंटे लिया और चीज़ ने 6 घंटा लिया। अब होगा क्या कि पोहा तो 1.5 घंटे में पच के बैठा है, तो उसको बैक्टीरिया छोड़ेंगे क्या? लग जाते उसको सड़ाने में। पच गया है, इतना आराम का हमको भोजन मिल रहा है, पका पकाया, वो छोड़ते नहीं, वो खाना चालू करते। नतीजा फर्मेंटेशन, उसका रिजल्ट गैस, एसिडिटी, ये सब तैयार होना। तो भोजन में एक प्रकार का खाओ। जो हम लोग खा रहे हैं ये बहुत उत्तम भोजन है, ये भोजन समय पे हजम होता है। इसके अलावा जो साथ में लेके खाते, कई राज्यों का बोल देता हूँ उदाहरण, राजस्थान मिठाई रखते साथ में, मैं तो मन में गाली देता हूँ, ओपरली दे नहीं सकता। ये मिठाई कितना नुकसान करेगी। नमकीन रखते भाई, भोजन में दाल चावल खा रहे, बाजू में सेव पड़ा है, सेव पापड़ी या क्या फरसान, खारा नमकीन खाओ। ये ध्यान रहे, जो पच जाता है उसको बैक्टीरिया छोड़ते नहीं। आप छोड़ते हो क्या अच्छी अच्छी चीज़ों को? बना आप खाते हो ना, तो बैक्टीरिया भी देखता है इधर तो पका हुआ और डाइजेशन हुआ पचा हुआ, पका हुआ, इजी फॉर, मोस्ट इजीएस्ट फॉर डाइजेशन, लग जाते खाने, खाते हैं और टट्टी वहीं कर देते। उससे पैदा होता है टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन्स का इफेक्ट हो जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का रिजल्ट होता है गैस बनना, एसिड बनना। तो आप में कईयों को गैस एसिड बनता है। भैया खाना है, एक दिन जमकर छक कर नमकीन पेट भर लो, एक दिन मीठा खा के पेट भर लो। ये मिक्स वाला धंधा बंद कर दो अभी। दूसरा, दाल खाएंगे, शान से बोलेंगे हम मिक्स दाल खाते, खाओ पागलो। मिक्स दाल में मूंग की दाल 1.5-2 घंटे में पच जाती, तुअर की 3 घंटा लेती, अरहर की 4-5 घंटा लेती, मसूर की भी वही 4 घंटा लेती। जब मिक्स करते हो तो पेट गाली देना चालू कर देता है, इसका पाचक रस छोड़ो कि उसका पाचक रस छोड़ो, कि इसको टेम्परेचर सही दूं या उसका टेम्परेचर सही दूं, नेट रिजल्ट वो अन्न बर्बाद हो जाता है। तो मिक्स का जिसने भी सिखाया है उसे बंद कर दो। दूसरा, मिक्स का कहाँ तक गया है,
भाई एक है, नाम नहीं लूंगा, सब समझते हैं, वो देता है मिक्स गेहूं, मिक्स आटा। मल्टीग्रेन। अरे भगवान तेरे कोई एक दिन, हाँ मल्टीग्रेन, सॉरी, मल्टीग्रेन आटा खाओ। हाँ हाँ खाओ पागलों। और खाने के बाद क्या होगा? गेहूं पाट रोटी है 1.5 घंटे में पचेगी, ज्वार अलग डाइजेशन टाइम, बाजरा अलग टाइम, और क्या क्या डालते हैं भाई मल्टीग्रेन में? चना 6 घंटा, चना 6 घंटा, उससे अच्छा जहर डाल लो। हाँ सोयाबीन सिर्फ सुअर हजम कर सकता है। राजू दीक्षित की सीडी नहीं सुनी आप लोगों ने? सिर्फ सुअर हजम कर सकता है, और जो खाता है वो कौन होगा फिर? ये बात है, ऐसा आंसर चाहिए। नहीं डालो भाई। आप एक काम करो ना, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल में डालो, ये तो बेसिक डेटा गूगल में है कि मक्की का डाइजेशन टाइम क्या है, हाउ मेनी आवर्स मक्की रिक्वायर्स टू गेट डाइजेस्टेड, और इधर गेहूं का डालो, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। पूछो पूछो पूछो। पंजाब में गेहूं का एक प्रचार शुरू हो रहा है कि इससे भी डायबिटीज होती है। हाँ जो आपके शरीर में देखा जाता है मालूम, वो हाँ वो उसे ग्लूटन एलर्जी के नाम से पब्लिश किया। लेकिन मैंने सवेरे लेक्चर में बोला कि ये अमेरिकन क्यों इतने जल मर के भारतीय की जो परंपरा थी उसको बिगाड़ रहे। सवेरे मैंने क्या बोला जोक में कि वो 4 दिन में 1 बार, और आप दिन में कितने बार? नहीं उसको जलन होगी कि ये 2 दिन में 2 बार पेट साफ कर लेते, ताजे हो जाते। मैं साला 4 दिन सड़ता हूँ। और उसका उपाय मैंने बताया। उसका उपाय क्या है? गेहूं के ऊपर का छिलका। तो गेहूं का खपत भारतीय ना खाएं, उनका सब माल उगाएंगे भारत तो हम अच्छे दाम पर ले लेंगे, उसका छिलका निकाल के हम अपना कॉन्स्टिपेशन दूर कर लेंगे। इसलिए प्रचार करो ग्लूटेन एनर्जी। मैं एक बात बोलता हूँ, आप लोग जिंदा हो ना? क्यों जिंदा हो? क्योंकि आपके माता पिता थे जिंदा, उनके माता पिता थे, उनके माता पिता थे। ऐसे बैक जाओगे तो करोड़ों जनरेशन ने गेहूं खाया और किसी ने नहीं बोला कि गेहूं से एलर्जी होती। हाँ अच्छा, फिर यहाँ देखना होता आपको क्लिनिकल हिस्ट्री किसी भी चीज़ की, कि भाई गेहूं खाए हुए लोग कम से कम 200-400 साल से, उनके रिजल्ट्स क्या हैं। और जो अदर देन जिसका प्रचार किया जाता है कि ये खाओ, उसके रिजल्ट देखो। ठंड में बाजरा अच्छा है, गर्मी में ज्वार अच्छी है, मक्का पंजाब में बहुत पैदा होता है तो वहाँ के लोग खा सकते हैं। मक्के में खाते, उसमें दोष नहीं। हाँ नहीं खाते। हाँ, और मक्के की, जब मक्के की खाना होता तो मक्के की रोटी खाते। उधर मल्टीग्रेन करते हो क्या? आप भी पंजाब से हो? हाँ तो आप बोलो, आपकी मैं सुनूंगा। अब वो कॉस्टिंग कैसे करते? गेहूं का दाम अलग है, ज्वार का अलग है, बाजरे का अलग है, कॉस्टिंग कैसे? आपने तो मिक्स करके लिया। मिक्स लाएंगे ना, वो सब हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट कॉस्टिंग? तो आपने कितना गेहूं लिया, कितना ज्वार लिया, उसकी कॉस्ट क्या है, वो हिसाब से चार्ज करें। वो क्यों कर रहे हैं मालूम? इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। और पहली बात मैं बोलता हूँ, मेरे बाप का कुछ जानने वाला नहीं, मैं तो यहाँ खाली आपको जानकारी देने आया हूँ। मानना है मानो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ऑलरेडी सड़ रहे हो और सड़ो। मल्टीग्रेन बंद, मल्टी फ्रूट्स में क्या आते? मिक्स फ्रूट बंद, मिक्स दाल बंद, मिक्स सलाद बंद। अब आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, किसी को याद है उनके दादा, किसी को याद है
कि उनके दादा दादी, नाना नानी या उनके पहले की पीढ़ी क्या खाती थी? मल्टी खाती थी, मिक्स फ्रूट खाती थी, मिक्स दाल खाती थी। क्यों? क्योंकि जब साइंस ने ये जान लिया है कि हर एक का डाइजेशन टाइम अलग, हर एक को लगने वाले एंजाइम अलग, हर एक को टेम्परेचर ऑफ डाइजेशन अलग, हर एक का पेट में कितने देर रहेगा रेसिडेंस टाइम अलग, तो काय को मिक्स करते हो? एनीवे, हमारा टॉपिक दूसरा है। वो क्यों खाते थे? क्यों खाते? क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। लेकिन आप चना और गेहूं का डाइजेशन टाइम तो देखो। खाते थे ठीक है, लेकिन आपके पूर्वज की बात मैं करूंगा कि नाना नानी, दादा दादी क्या मिक्स रोटी खाते थे? मैं जानता हूं, मैं दिल्ली में 1 साल था भैया, उधर मैं छोड़ के भाग गया क्लिनिक, क्योंकि उधर का उनको सुधारना इम्पॉसिबल है। कहाँ कहाँ वो जैसे बोलते ना, कपड़े में कहीं फट गया तो रफू कर सकते, जब पूरा आकाश फटा है तो कहाँ रफू करोगे? तो भाग आए। आपकी मर्जी। देखो, मेरा काम जानकारी देना, आपकी इच्छा है लो, नहीं है यू आर वेलकम। मेरे को आवाज नहीं आ रही, या जोर से बोलो या आगे आओ। हाँ, नहीं खाना है। देखो, यहाँ पे कुछ सब्जियां मिक्स कर सकते, आलू के साथ कुछ चीजें हैं। यहाँ मैंने बड़े गौर से देखा है क्या भोजन परोसा जाता है। उत्तम भोजन, जो चीज जिसके साथ चल सकती है वो चीज मिक्स करी जाती सब्जी भर में। बाकी मुझे नहीं लगता कि बाकियों में भी मिक्सिंग होगी। अगर मिक्सिंग है तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बंद कर दो। मिक्सिंग के रिजल्ट्स अच्छे नहीं। बोलिए जी बाबूजी, हमारे जो भारतीय परंपराओं में जो माइक मुंह के सामने रखो। ठीक है, जो हमारे भारतीय परंपराओं में कुछ त्योहार आते हैं, जैसे गंगा स्नान है, उसमें चलन होता है जैसे खिचड़ी का उड़द की दाल के साथ। वो साल में कितने बार करते हो? एक ही वो त्योहारों में बहुत महत्वपूर्ण है जी, उस समय वो करना है। जैसे राजू भाई ने बोला और मैंने अनुभव लिया, बासोड़ा, हाँ बासोड़ा, बासा खाना चाहिए। दूसरे रात में आज चांदनी में रख दिया तो उसमें विटामिन B12 खूब जमा हो जाएगा। वो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ाने वाला दिन होता है। फेवरेबल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वो कंडीशन में B12 बनाने वाले बैक्टीरिया बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं और फिर आपके भोजन में B12 आ जाता है। ये B12 साल में एक बार भी खा लिया बासोड़ा तो पूरे साल का B12 का कोटा आपका सफिशिएंट रहता है। तो जो त्योहारों में बनता है वो तो करना है जी। लेकिन हर रोज त्योहार तो नहीं मनाते आप, और मनाना भी नहीं है। हर रोज का भोजन दाल, चावल, रोटी, सब्जी, उसमें चटनी, मुरब्बा, अचार, क्योंकि षड्रस की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा तीखा हो, थोड़ा कड़वा हो, थोड़ा कशेला हो, थोड़ा मीठा हो, और वो सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रखते जीभ को चाटने भर को, और उतने से ही बच्चे निरोगी होते। आजकल के बड़े शानबाज बच्चे, आई डिसलाइक, अरे क्या तू डिसलाइक करता है, तेरा शरीर डिसलाइक नहीं कर रहा है क्या तेरे को? तो सारे षड्रस जाने चाहिए क्वांटिटी। अब मैं उसके आगे बढ़ूं तो आपको बता दूं क्या होता है भोजन। देखिए भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन, पहली बात आपको 15 घंटे वाला ये बताया है। तो उसके बाद जब आप खाते हैं तो आपका भोजन हल्का पचने वाला हो, ना भी हो तो चलेगा, उसके साथ पूड़ी पराठे, बरवा पूड़ी, भरवे पराठे चल जाएंगे, लेकिन वो षड्रस युक्त हो। पोषण तो हो, षड्रस युक्त हो, माने उसके साथ थोड़ा अचार, थोड़ा मुरब्बा, थोड़ा कड़वी कोई चीज, ये सब भी डालो। ये षड्रस बच्चों को बचपन से खिलाओ, बीमार नहीं पड़ेंगे, वात पित्त कफ का संतुलन बना रहेगा। मैंने बेस्ट भोजन जो देखा है वो महाराष्ट्र में ब्राह्मण परिवारों में, कोंकण में, जो कोंकण रीजन है वहाँ पे कोकणस्थ ब्राह्मण होते हैं,
उनसे अच्छा भोजन मैंने खाया नहीं कभी। तो वहाँ गए, ध्यान से सुनिए, वहाँ गए तो सबसे पहले थाली में थोड़ा सा चावल, थोड़ा 2 कौर 3 कौर होगा, वो रखा, उसके ऊपर 1 चम्मच घी डाला और उसके ऊपर दाल डाली, आसानी से पचने वाली, छिलके वाली, और ये खाओ। तो मैंने बोला भाई इधर मेरा तो चलेगा नहीं, ये जो सीक्वेंस बोल रहे हैं, जो क्रम बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। मैंने खा लिया, मैंने तुरंत अनुभव लिया, मेरा पित्त शांत हो गया। और फिर राजू भाई को जब सुना कि दुनिया में पित्त शामक नंबर 1 औषधि कौन है, तो वो है घी। और मैंने बोला ये ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है, इनने पहले जठर अग्नि जो बहुत ज़्यादा थी उसको पहले शांत किया, इतनी शांत किया कि भोग तो बन ही रहे, लेकिन भर 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 खाने वाला, ये गलाओ वो खाओ, वो लाओ वो लाओ, वो सब बंद हो जाता है। तो पहला उनका भोजन बोल रहा हूँ, पहले हमको चावल के साथ घी दिया, जठर अग्नि शांत करी, उसके बाद रोटी सब्जी दी। और रोटी उधर की पद्धति क्या है, पूरी नहीं देते, 1 रोटी के 4 टुकड़े करते और 4 टुकड़े में से 1 या 2 देंगे। मैंने को शुरू में मुझे मिली तो मैंने मन में गाली दिया, मतलब इतनी भूख लगी, ये क्या कंजूस है, आधी चौथाई रोटी आधी रोटी पे काम चला रहे। उनने वो दी, पर मैंने ये देखा वो उतना देने से जब मेरे मस्तिष्क ने देखा इतना ही खाना है, मेरे को तो भूख बहुत ज़्यादा है, भूख और तेज हो गई, आग लग गई पेट में। उस समय उनने रोटी सब्जी, साथ में बहुत अच्छे से याद है अचार, ताकि खट्टा रस मिले और थोड़ा कशैला भी, और मुरब्बा गुड़ का थोड़ा सा वो था, वो खाया, उससे देखा बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी सलाद, यहाँ पे सलाद भर भर के खाते, थोड़ी सी सलाद वो दी। मैंने सोचा भोजन हो गया होगा, बोले नहीं। एंड में दिया उनने फिर वही 2 कौर 3 कौर चावल और उसके ऊपर डाला छाछ। मैंने वो खाया, देखा जो तृप्ति मिलती है। और फिर साइंस पढ़ी तो मालूम पड़ा तृप्ति को बोलते सेटाइटी। सेटाइटी हार्मोन छोड़ता है पेट, मस्तिष्क को सिग्नल देता है बड़ा तृप्तिदायक भोजन मिला, वो बहुत अच्छे से पचता है। जो भोजन बहुत अच्छे से पचता है वो कोई बीमारी पैदा ही नहीं कर सकता। बीमारी पैदा वही भोजन करते जो अच्छे से पचते नहीं हैं, कुछ अंश में सड़ते हैं या बहुत अंश में सड़ते हैं। तो ये भोजन की व्यवस्था है, इस प्रकार का आपका भोजन हो। रिपीट कर रहा हूँ, हर रोज 11 बजे खा लो, प्रेफर करो 10 बजे खाने का, ट्राई करिए। 10 बजे खाना है तो आपको कितने बजे शाम को भोजन लेना पड़ेगा? 7 से दूसरे दिन 7, 12 घंटे। उस 7 में और 3 घंटे ऐड कर दो, 8, 9, 10, 3 घंटे, माने 10 बजे। 10 बजे भोजन करो। क्यों करो? पेट 7 से 9 तक एक्सटेंड करेंगे तो 10 तक बहुत ही अधिक एफिशिएंसी, कार्य क्षमता में काम करता है। माने इसीलिए राजू भाई बोले जितने अरमान है सवेरे पूरे कर लो। भरवे पराठे मैंने देखे, खुद खा के देखे, बच्चों को खिला के देखे। जो चीज़ हमको 12 बजे पूड़ी सब्जी खाते हैं तो तकलीफ होती है, वो 10 बजे के पहले खा लो, पेट में डाल दो तो वो पूड़ी नुकसान ही नहीं करती, तुरंत हजम हो जाती। तो जितने अरमान 10 के पहले। और उसके साथ रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा दही, आधा 1 चम्मच और 1 चम्मच गुड़। इसके अलावा कुछ भी पेट में नहीं डालो। अब भोजन संबंधित कोई सवाल नहीं तो फिर एक नया चैप्टर लेंगे। बोलिए। ये जो मिक्स आटा हाँ। आटे के साथ चने का जो चना मीन्स 1:4 का रेशियो रहता था। 1 किलो चना तो 4 किलो गेहूं। वो इंसुलिन पे है या गोलियों पे है? नहीं, वो एक्सपायर हो गए हैं। हाँ? लेकिन एक्सपायर हो गए हैं वो। अच्छा। तो Sorry, हाँ। वो ऐसा करते थे, मतलब आप बोल रहे थे कि हमारे बाप दादा क्या खाते थे, हमें वही खाना है। तो वो जो आपके पिताजी हैं वो तो मैं आधुनिक युग के ही मानूंगा। हाँ, जिनके समय में साइंस डेवलप हो चुकी थी, व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, नहीं प्रचार। व्हाट्सएप
व्हाट्सएप तो अभी आया है। अभी आया। तो उस समय के डॉक्टर्स जो हैं उनने सजेशन दिया होगा, मुझे नहीं लगता एलोपैथिक डॉक्टर देगा ये सजेशन, आयुर्वेदिक नहीं, आयुर्वेदिक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेकिन उसने क्या किया, उसने देखा होगा आपके पिता को कॉन्स्टिपेशन भी है, तो बजाय इसके कि दवा देने के रोज कॉन्स्टिपेशन निकालो, चना खा के देखो, एक दिन पूरा चना खाओ पेट भर, 4 घंटे के बाद लेटरिन में मिलोगी। क्यों? क्योंकि इट इज रेचक है, माने डाइजेशन करता है बराबर, पर लेटरिन तुरंत लाता है। ओके, लेकिन मैं मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि उसको गेहूं का जीआई कम करने के लिए चना मिलाते हैं, मतलब ऐसा ये साइंटिफिकली प्रूव? आपको जीआई कम करना है तो गेहूं के आटे को भूनो, हाँ, बिफोर मेकिंग चपाती आटा भून लो, हिंदी में बोलेंगे सब समझें। जिनको डायबिटीज कम करना है, जाएगा तो बड़ी मुश्किल से, वो आटे को पहले भून ले तो वो कम शक्कर पैदा करेगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। और चावल खाना है तो चावल को भी भून लो, जैसे हम खिचड़ी बनाते समय भूनते, वो नहीं करना है तो सबसे उत्तम चावल है बॉइल्ड राइस, साउथ का वो। हाँ, ब्राउन राइस जरूरी नहीं, ब्राउन राइस देगा आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ब्राउन राइस का पॉलिश राइस के बराबर ही होगा। बॉइल्ड, मैं बॉइल्ड की बात कर रहा हूँ। बॉइल्ड राइस में क्या होता है कि ये जो राइस है आपका ब्राउन हो या वाइट हो, ये प्रोसेस्ड राइस, ये पेट में तुरंत हजम हो जाते हैं और एक साथ शक्कर छोड़ देते, तो आपके ब्लड में पीक आ जाता है, शुगर शॉट अप। लेकिन अगर आप बॉइल्ड राइस खाओगे तो धीरे धीरे पचता है, धीरे धीरे शुगर छोड़ता है, तो आपकी जो पीक है उसका पीक ऐसा ना होने की जगह ऐसा हो जाता है, वो आपको कम नुकसान करता है। आपका एम क्या है? ब्लड शुगर कम करना। तो ब्लड शुगर, चावल खाने की फिर भी इच्छा है तो बॉइल्ड खाइए, रोटी ज़्यादा खाने की इच्छा है तो उस आटे को पंजीरी बनाते ना, पंजीरी बना के उसकी रोटी खिलाइए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ पूछिए। गुड़, आप, मैं सवाल ही नहीं समझा। मैंने तो लाख बार बोला, आप सुन रहे थे या कहीं और ध्यान था? बिल्कुल मिला सकते हैं, चूना तो बोला ही नहीं, उस दही में चूना भी मिलाओ, गुड़ में चूना भी मिलाओ, खाओ, देखो एक बार करके। अगर स्टोन की प्रॉब्लम हो वर्मा जी, अगर पथरी की प्रॉब्लम हो तो चूना, पथरी की, हाँ, तो चूना नहीं, वो तो इंस्ट्रक्शन देते, जब चूना देते हैं तो उसमें लिखा होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन और दूसरा किडनी स्टोन के पेशेंट्स ना खाएं, वो ठीक। माइक दे दो भैया, माइक दे दो, मेरे पे कृपा करो, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता सुनने के लिए। बोलिए। जी, मैंने व्रत की महिमा समझी और साल में 2 बार जो नवरात्रे आते हैं वो मैं रखता हूँ, और एकादशी का व्रत भी शुरू किया है, पर उसमें थोड़ा हार्ड वर्क है मेरा। हार्ड वर्क है, मेहनत हार्ड वर्क है जी। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जैसे क्षत्रिय हो गया या किसान हो गए जो मेहनत ज्यादा करते हैं, उसमें व्रत के लिए क्या व्यवस्था है? उनको व्रत करना ही नहीं है। एक बात मैंने कल बोली है जी, हर एक के शरीर में 40 लीटर 2 बाल्टी पानी है। हम में से कोई वो 2 बाल्टी में से थोड़ा भी पानी लेके उपयोग में नहीं लाता है, वो वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन किसान सवेरे भूखा पेट खेत जाता है, उसकी वाइफ 8, 9, 10 बजे के करीब भोजन लाती है, वो भोजन करता है और उसके बाद खेत में हल चलाता है, मेहनत करता है, पसीना पसीना हो जाता है। पसीना माने क्या? ये आपका 1 गिलास पिया हुआ पानी नहीं है, ये पानी वो जो 40 लीटर जमा करके रखा है शरीर ने रिजर्व में, उसमें से इस्तेमाल करता है। और इस वजह से वो घर आता है तो वो खाना खाने के साथ पानी पी सकता है, पानी पीने के साथ खा सकता है, उसे कोई नुकसान नहीं, उसे कोई उपवास वगैरह पालन करने की आवश्यकता नहीं। जो आदमी, उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर, जो आदमी यह 40 लीटर में से उपयोग में लाएगा उसके लिए कोई कानून नहीं है। 15 घंटे वाला रूल आप भी। सब तो एसी वाले हो, जी। घर में पंखे के नीचे बैठेंगे, पसीना नाम की चीज नहीं आती है,
मेहनत करके पसीना फूट के शरीर से नहा नहीं जाते हो, तो आपके लिए सारे कानून कायदे बने। जी धन्यवाद। सॉलिड रस सबका डाइजेशन टाइम एक ही होता है? मैं समझा नहीं आपकी बात। सॉलिड रस उसमें तो डिफरेंट रस का मिक्सचर होता है। ये आपका क्वेश्चन क्या है? इनका प्रश्न है जो हम षड्रस लेते हैं उनका डाइजेशन टाइम एक रहता है क्या? 6 के 6 रसों का। आप क्वांटिटी देखो, आप अचार कितना खाते हो, पेट भर खाते हो या ट्रेस अमाउंट? ट्रेस अमाउंट। सो ये ट्रेस कैटेगरी में आएगा। अलोंग विथ फूड, जितना फूड का डाइजेशन टाइम है उतने में जितना पचता है उतना काफ़ी है। नहीं तो शॉर्टेज पड़ी तो कल फिर आप खाने वाले हो, तो कल उसमें वो एडअप हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बॉडी को सब रस चाहिए। आप खाइए, डाइजेशन टाइम उसमें रेसिडेंस टाइम, डाइजेशन टाइम, क्वालिटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, वो सब एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज इट इज ट्रेस अमाउंट। साइंस भी बोलती है कि लॉज विच आर एप्लीकेबल टू मास इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रेस, उनके रूल्स अलग हो जाते हैं। तो आप खा सकते हो, ये खाया परंपरा से मिला हुआ भी। आप देखो हमारे पूर्वज खाते थे, हम लोग आजकल नहीं खाते। और सबसे बड़ी चीज़ है बच्चे, इन बच्चों को षड्रस दो, नहीं दोगे तो ये कभी भी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल नहीं निकलेंगे। इवन आर्थराइटिस वाले, आर्थराइटिस 3-4 महीने में निकल जाएगा, वो वाले भी अचार खा सकते हैं। और ये मेरा टेस्टेड बात बोल रहा हूँ। जिनको आर्थराइटिस पे केसेस सीवियर थे उनको भी अचार खिला के देखा। खट्टा मना है आर्थराइटिस में, लेकिन अचार के रूप में मना नहीं। हाँ, आप आंवला खाओ, आम खाओ, कोई भी खाओ चलेगा, लेकिन अचार की क्वांटिटी में। ठीक, अब अगर बंद हो गए क्वेश्चन तो मैं एक नया अध्याय शुरू करूं। यहाँ पर जो भोजन मिल रहा है, हाँ, उसमें 2 लवण है, दो रस है, एक लवण और हाँ, एक मधुर। मधुर, हाँ। हरी मिर्च हम लोग खाएं कटु रस में, या थोड़ा आंवला ले, या थोड़ा कुछ कड़वी चीज ले, चटनी वगैरह, तो वो पूरे रस हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हम लोगों को यहाँ जो भोजन मिल रहा है उसमें ये सब हरी मिर्च वगैरह ऐड करना चाहिए? आप भोजन व्यवस्था में हो? जी, अगर हो, मेरे को खलती है, जी, जी, मिर्च चाहिए, हरी मिर्च। जी, जी, जी। हरी मिर्च लोग बोलते हैं नहीं खाओ, जी, जी। बकवास। हरी मिर्च में विटामिन सी आंवले से 1000 गुना ज्यादा है। क्या हरी मिर्च की बात करते हो? जी, एक आदत है हम लोगों को सलाद खाने की, अभी मैं ठीक से सुन नहीं पाया। सलाद मिक्स गाजर, खीरा और उसमें प्याज, उसमें मिक्स करके। थोड़ी क्वांटिटी में सलाद मैंने खाया है, उस ब्राह्मण देवता के घर खाया है, उसके रिजल्ट्स देखे। मैं साइंटिस्ट हूँ बेसिकली, बात भी कर रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, पर मेरा एनालिसिस चालू है। तो थोड़ी क्वांटिटी सलाद वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगी। लेकिन सलाद का चलन क्या है? प्लेट भर के आता है। थैंक यू। मेन चाहिए रोटी, सब्जी, दाल, चावल। अभी नया अध्याय शुरू करें? ठीक, नया अध्याय होगा आर्थराइटिस का, ठीक है, या कुछ और? नहीं, आर्थराइटिस।